हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। क्योंकि जब हम जावा के साथ अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो एवरी डे यू राइट सम प्रोग्राम, आप कोड लिख रहे हैं और आपको समझना जरूरी कि इस प्रोग्राम को आपकी मशीन किस तरीके से डील करती है, कैसे किसी जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, या जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला जो फीचर है उसका क्या रोल है, बाइट कोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या जेवीएम का पर्टिकुलर रोल क्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में लगातार आते हैं और जावा के साथ जब हम लगातार आगे बढ़ते हैं, हमें होना जरूरी कि इसकी एग्जैक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होती है। तो आज इस लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में बात करेंगे, पूरा समझेंगे, ताकि बार बार फिर ये क्लैरिटी बनी रहे, कन्फ्यूज़न ना हो आगे कहीं भी। तो सबसे पहली बात हमें समझना जरूरी होती है कि जावा सोर्स प्रोग्राम क्या है। तो हमने समझा है कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, सी सी प्लस प्लस हो, ऐसे सारे प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। दैट इज सिंपली प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन लो लेवल लैंग्वेज। ऐसे सारे प्रोग्राम को हम यूजुअली क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम। जो कि आप टाइप कर रहे हो, जो लिख रहे हो। और ये जावा में अगर उसका एग्जांपल देखें हम, तो ये क्लास का नेम होगा जावा में। जावा 99.99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर अलग कर दें हम, तो जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट के बेस पर डिफाइन होता है। तो मेन फंक्शन भी जो जावा का होगा वो भी एक क्लास बॉडी के अंदर होगा। तो ये क्लास डेफिनेशन के अंदर एक क्लास का नाम दे दिया हमने, और यहाँ एक मेन मेथड हमने लिख दी। अभी मैं इसको एक अलग पूरे सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि ये दो लाइन भी अच्छा खासा टाइम लेगी, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आज मैं इस लेक्चर में उस डिटेल में नहीं एंटर हो रहा हूँ। सिर्फ सिंटेक्स क्या होता है थोड़ा सा आपको विजुलाइज हो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड का सिंटेक्स है। स्ट्रिंग अरे का ब्रैकेट है यहाँ पर ARGS, then system.out.println OSOP coding. So this will be our first program। जब भी आगे हम बनाएंगे इसी प्रोग्राम को बनाएंगे जब हम एक्चुअल कोडिंग शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ एग्जीक्यूशन प्रोसेस को समझना चाहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द जावा प्रोग्राम। और हम इसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर test.java। कहीं भी किसी एडिटर में टाइप कर सकते हो, IDE में टाइप कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर ये कोशिश करना है कि ये जो टेस्ट है इसका T कैपिटल हो कन्वेंशनली। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा, पर हम कोशिश करेंगे कैपिटल रखें। स्ट्रिंग का S कैपिटल हो, क्योंकि ये क्लास का नाम है। यहाँ पर सिस्टम है, क्लास का नाम है, यहाँ पर S कैपिटल होगा। तो ये एक बेसिक अभी दिमाग में रखना है। सेमीकॉलन का यूज़ क्लियर होना जरूरी है। ये क्लोजिंग और ये क्लास की क्लोजिंग। ये सिंपल एक जावा प्रोग्राम है जो हम इसी पैटर्न पे जब डे टू डे हम लिखेंगे कोड हमारा, तो थोड़ा समझ में आ जाए कि जावा के प्रोग्राम को जो अब आपने लिखा तो इसको हम सोर्स प्रोग्राम मानते हैं। अब इसके बाद क्या होती है प्रोसेस? जैसे जावा प्रोग्राम के बाद आता है जावा सी कंपाइलर। सोर्स कोड के बाद ये सोर्स कोड आपका ट्रांसफ़र होता है जावा सी कंपाइलर के पास। मतलब जावा सी वो कमांड है जिससे हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो इसका मीनिंग होता है जावा सी कंपाइलर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स जावा सोर्स कोड। तो ये जावा के सोर्स कोड को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा से मतलब वो ट्रांसलेशन करेगा। अब ट्रांसलेशन कैसा करता है? ट्रांसलेट्स जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। ये जो बाइट कोड है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल केस में मशीन कोड नहीं है, इट इज़ ए स्पेशल कोड एंड वी कॉल इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। अभी हम आगे भी इस बारे में बात करेंगे। विच इज़ देन एग्जीक्यूटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन। तो ये एक बेसिक थॉट है। अगर मैं जावा सी कंपाइलर का यूज़ करता हूँ तो वो आपके जावा प्रोग्राम को रीड करेगा, क्लियर, रीड करेगा, स्कैन करेगा पूरा। स्कैनिंग के बाद वो ट्रांसलेट करेगा आपके कोड को एक स्पेसिफिक कोड में, दैट इज़ बाइट कोड। इस बाइट कोड को मशीन कोड नहीं मानते हैं। इट इज़ नॉट अ मशीन इंस्ट्रक्शन जिसको सीधे मशीन एग्जीक्यूट कर पाती है, जो सी ओ सी प्लस प्लस में होता था। जावा में ऐसा नहीं होता है।
जावा में जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला जो फीचर है वो इसी यूनिकनेस के कारण डेवलप होता है कि जावा सीधे मशीन कोड में जनरेट नहीं करती है, वो स्पेशल कोड जनरेट करती है, बाइट कोड, जिसको रीड करने का पावर मशीन को नहीं है। कोई हार्डवेयर इसको रीड नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। जहाँ जेवीएम होगी, जावा वर्चुअल मशीन होगी, वहीं इस बाइट कोड को रीड करने की कैपेसिटी होगी। मतलब जेवीएम होगा तो बाइट कोड को रीड कर पाएगा वो। ये एक बेसिक थॉट आपको समझना है हर जावा के प्रोग्राम के साथ में। अब इसके बाद बेसिक लेवल पे अगर देखेंगे हम तो कंपाइलर होता क्या है रूटीन में। कंपाइलर रूटीन लैंग्वेजेस में अगर देखोगे आप तो ये सिंपली लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं इन जनरल केस। मतलब अगर कंपाइलर की जनरल डेफिनेशन, ग्लोबल डेफिनेशन आप देखोगे तो ये मिलेगी, पर ये डेफिनेशन जावा के साथ में डिफरेंट है। जावा के साथ में डिफरेंट है मतलब क्या, जावा की कंपाइलेशन प्रोसेस जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रूटीन। इन द रूटीन प्रोसेस इट विल ट्रांसलेट इट्स कोड इनटू द मशीन इक्विवेलेंट पार्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो अभी हमने लिखा था ना, कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड और वो कन्वर्ट करता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जेवीएम में इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड को रीड करने का पावर है, पर एक्चुअल में जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो जावा में आती है वो किस बेसिस पे आती है, इस कंपाइलर के बेस पे। ये जावा कंपाइलर की खूबी है कि वो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड बनाता है जिसको नाम क्या दे दिया गया है, बाइट कोड। 10 में कुछ है, एक नया असेंबली लैंग्वेज जैसा एक कोड है जो कि असेंबली नहीं है बट नियर अबाउट आप मान सकते हो कि असेंबली को बहुत क्लोज मानते हैं मशीन लैंग्वेज के। असेंबली इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन उसमें सीधे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का पावर होता है। तो ये भी एक स्पेशल कोड है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, असेंबली की कैपेसिटी को चेंज किया हुआ यहाँ पर जावा के कोड के साथ में कॉम्बिनेशन में, और एक स्पेशल कोड बनाया है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट हो, मशीन इंडिपेंडेंट हो। तो ये बाइट कोड उसको नाम दिया है। बाइट कोड से कहीं ये क्लैरिटी आपको नहीं आ जाए कि ये 10 का कोई कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट इन बिट्स, ये बिट्स में नहीं है। क्लियर। अब जो बाइट कोड है वो है क्या, तो जावा बाइट कोड एक लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा सोर्स कोड। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये मैंने एक सैंपल यहाँ लिखा हुआ है। नॉर्मल केस में इट्स नॉट रीडेबल, रीडेबल नहीं होता। कुछ एक जगह ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर इस बाइट कोड को क्रैक करने का पावर है। इसको डी असेंबली के कॉन्सेप्ट से बात की जाती है, कुछ वर्जन्स के साथ, कुछ आईडी के साथ, जैसे इंटेलिजे वगैरह के कुछ ऐसे टूल हैं जहाँ पर आप इसको डी असेंबली कर पाओगे। इन वहाँ पर आपको कुछ ऐसा असेंबली पैटर्न का कुछ कोड दिखेगा जो लगाता है कि शायद हम कुछ हेक्साडेसिमल और उसके कॉम्बिनेशन में कोई इंस्ट्रक्शन दे पाएँ यहाँ पर। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि अभी सीधे सीधे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि इसका फर्दर ट्रांसलेशन होगा तब जाके वो मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। मतलब इसके बीच में और असेंबली के बीच में काफ़ी सारे बीच में ट्रांसलेशन है इसके प्रोसेस में। वो ट्रांसलेशन के बाद ये बाइट कोड की क्लैरिटी आती है, डेवलप होती है। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के उद्देश्य से लिखा है कि ये एक स्पेशल कोड है जो मशीन कोड नहीं है, ये बाइनरी कोड नहीं है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं है। ये स्पेशल कोड है असेंबली टाइप का, एग्जैक्ट असेंबली भी नहीं है। और इसके साथ असेंबली जब जनरेट होगी तब वो एक मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट कर पाएगा अंदर। क्योंकि आप देखते हो किसी भी लैंग्वेज के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काफ़ी सारी असेंबली की लाइब्रेरी, लाखों लाइन का असेंबली का कोड क्लब्ड होता है, चाहे वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यूनिक्स का हो, लिनक्स का हो। लाखों लाइन की असेंबली इनके साथ अटैच्ड होती है, वही आपको एक्चुअल ओएस का फील दे पाती है, तभी आप सारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाते हो। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए ये एक यूनिक फीचर है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये लो लेवल कोड है, मतलब हाई लेवल नहीं है, एक लेवल का ट्रांसलेशन हो चुका है। इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्म है किसका, ये जावा सोर्स फाइल का, एंड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द जावा वर्चुअल मशीन ओनली। मतलब जिस तरह की कोडिंग यहाँ पर करी हुई है, इसका डिकोडिंग मैकेनिज्म कहाँ लिखा हुआ है, जेवीएम में। तो हम नहीं बोलते इसको हमने कोड का फार्मूला बताया होगा, वो इसको डिकोड कर पाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाला मॉडल है। जावा ने बाइट कोड में उसको एनकोड कर दिया,
एक नेक्स्ट लेवल जनरेट कर दिया, वो जब भी JVM होगा उसको डिकोड कर लेगा कोड को, एंड फाइनली इट विल जनरेट सम मशीन इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेटर का रोल है, वो लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करेगा, लिंकिंग लोडिंग करेगा, एंड फाइनली इट विल जनरेट सम मशीन इंस्ट्रक्शन। तो ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार हम इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करें पूरे कॉन्सेप्ट को। अब जावा वर्चुअल मशीन ऑलमोस्ट पता है अब हमको कि JVM क्या इनेबल करता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो कोड है उसके एग्जीक्यूशन को ये डिफाइन करता है, क्लियर। तो JVM इनेबल्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ जावा बाइट कोड, मतलब जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन की जो बात करते हैं ना हम कि JVM जहाँ भी होगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लेना, आप स्पेसिफिक दिमाग में रखना, जब जितने सॉफ्टवेयर बने हुए JDK, JVM, JRE, ये सब मशीन डिपेंडेंट है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जावा का प्रोग्राम जब जो सॉफ्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म, मतलब JDK जब आप डाउनलोड करते हो तो विंडोज़ फाइल्स मिलेगी आपको, मैक के लिए अलग मिलेगी, यूनिक्स के लिए अलग मिलेगी। सेम JVM होगा तो वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बना है, लेकिन ये इस लेवल पर कोड एग्जीक्यूट करता है कि हम एक बार प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या बिना OS के सीधे डिवाइस पे भी कोड एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जहाँ JVM होगा वहाँ ये जावा का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी समझना जरूरी है यहाँ पर, जो सॉफ्टवेयर जावा को पूरा बनाते हैं, जावा को पूरा चलाते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर मशीन डिपेंडेंट है, चाहे वो JDK हो, JRE हो, JVM हो, सब कुछ मशीन डिपेंडेंट है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेसिफिक बने। लेकिन जब वो जावा प्रोग्राम को लेते हैं, ट्रांसलेटेड कोड को लेते हैं, तो उनको ये पावर है कि आप कंपाइल होने के बाद किसी मशीन के JVM को भेज दो, वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फील देगा और जावा के प्रोग्राम को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करेगा। तो ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी बहुत ज़्यादा आपको कि जो सॉफ्टवेयर जावा को पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, डिज़ाइनिंग से लेकर ट्रांसलेशन से लेकर रन करने तक, वो सारे सॉफ्टवेयर मशीन डिपेंडेंट है। ये बात बहुत क्लियर दिमाग में होना चाहिए आपके, वो सब मशीन स्पेसिफिक डिज़ाइन होते हैं, लेकिन जब वो जावा की सोर्स फाइल कंपाइल होने के बाद जो बाइट कोड जनरेट करती है, उस बाइट कोड को रीड करने का पावर जहाँ जहाँ JVM होगा वो सब जगह पे एक जैसा पावर है उसका। उसी एट्रीब्यूट के कारण जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन डेवलप कर पाती है, ये इसका मोनोपोली एरिया है। डिवाइस डेवलपमेंट नहीं भी OS होगा तो भी हम लोग डिवाइस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जावा को यूज़ कर पाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग मशीन्स पर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग बाइट कोड इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटिंग इट। मतलब ये जो JVM है बेसिकली इट्स एन इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेटर है एक तरीके से, और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड को, किसमें, इक्विवेलेंट टू मशीन कोड, लिंकिंग लोडिंग की प्रोसेस करेगा, और जब एक मशीन इंस्ट्रक्शन आपकी रेडी हो जाएगी तो फिर वो किसी भी मशीन पर, किसी भी हार्डवेयर पर उसको जाके एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये पावर JVM का है कि बाइट कोड को प्रॉपरली रीड करना, एग्जीक्यूट करना, उसको ट्रांसलेट करना और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारा काम JVM का है। एंड बेसिकली दिस इज जावा इंटरप्रेटर। तो जावा इंटरप्रेटर के साथ में कौन होता है, JVM, क्लियर, जिसको हम JVM मानते हैं जावा इंटरप्रेटर को। और यहाँ पर एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी होता है जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को मैनेज करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो ये भी जब जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके परफॉर्म बढ़ाने के लिए क्या देखते हैं हम यहाँ पर, ये जस्ट इन कंपाइलर यहाँ पे अटैच्ड है, ये इसको इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है और रिजल्ट जनरेट करता है। अब थोड़ा सा ग्राफिकली देख लें हम, डायग्राम के हिसाब से पूरी जो बातचीत अभी हमने की है इसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम समराइज करेंगे तो देखो आप, दिस इज व्हाट अवर सोर्स फाइल test.java, वो जो मैंने ओसोप कोडिंग अभी system.out.println लिखा था, उन लाइन्स को भूल जाओ कि उसका मीनिंग क्या, अभी सिर्फ इतना क्लैरिटी हो कि अगर जावा की कोई सोर्स फाइल बनी हुई है, जावा का कोई सिंपल प्रोग्राम बना है, तो वो सबसे पहले जाता है किसके पास, जावा सी के कंपाइलर के पास। जावा सी कंपाइलर क्या करता है,
इसको स्कैन करेगा पूरे कोड को और एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करता है जिसको बोलते हैं बाइट कोड। तो जो मैंने अभी थोड़ा डिस्कशन आपसे किया था मैं उसी को रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इसको लेके। तो जावा सी कंपाइलर का रोल क्या हो गया, मतलब जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी प्रोसेस में क्या होगा, जिस फोल्डर में भी आप कर रहे हो जावा सी और आपने दे दिया टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल कर लिया अपन ने जो भी फोल्डर जहाँ से भी आप प्रोग्राम रन करना चाहते हो। क्लास पाथ सेट करने के बाद ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और रन करने के लिए फिर कमांड आता है जावा और क्लास फाइल का नाम आ जाता है। तो फिर हम ये दो कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, खासकर कब, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। शुरुआत के कुछ प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि नोटपैड में या नॉर्मल एडिटर में कोड टाइप करें, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस डेवलप हो, फिर जाके हम लोग आईडीज़ पे काम करना शुरू करेंगे। वो टाइमली बेसिस पे सब कुछ होगा। अभी इतना ध्यान रखना है कि कंपाइलेशन के लिए वी यूज़ दिस जावा सी कमांड एंड फॉर द एग्जीक्यूशन वी यूज़ जावा इंटरप्रेटर। तो जावा सी कंपाइलर क्या करेगा, कोड को रीड करेगा एंड इट विल जनरेट वन स्पेसिफिक कोड, बाइट कोड, और फाइल जो कन्वर्ट होके आएगी दैट विल बी टेस्ट डॉट क्लास। ये जो टेस्ट डॉट क्लास है इसी को हम मानते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसी फाइल को हम लोग कैसा मानते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल। ये जो क्लास फाइल है और ये रीडेबल नहीं है। मैंने बताया था कुछ टूल है जो इसको डीकम्पाइल करके प्रोसेस करते हैं यहाँ पर, लेकिन टेस्ट डॉट क्लास का मतलब समझ में आ गया, इट इज़ अ बाइट कोड। इन द रूटीन केस इट्स नॉट अ रीडेबल कोड, वी कैन नॉट रीड दिस डॉट क्लास फाइल। तो ये बाइट कोड आ गया। अब ये सबसे बड़ी बात है, इट्स नॉट इन मशीन लैंग्वेज, इट इज़ अ स्पेशल कोड। उसका नाम दे दिया गया है सिंपली बाइट कोड। ये स्पेशल कोड है जिसको हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट माना है। और ये कोड फर्दर कहाँ पर जाता है, जावा इंटरप्रेटर के पास, जो कि एक्चुअल में जेवीएम है। वो जेवीएम क्या करता है, ट्रांसलेट करेगा, लिंकिंग करेगा, लोडिंग करेगा, तब जाके वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी। तो इसके लिए कई सारी की लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को भी हमको क्लब करना पड़ता है। यहाँ पर मॉड्यूल जावा में नई टर्म है, पैकेज के बाद नए जो वर्जन्स हैं इनमें आपको मॉड्यूल्स भी मिलेंगे जावा के साथ में। क्लियर, पैकेजेस को भी हम क्लब कर पाएंगे मॉड्यूल्स के अंदर। तो लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स का मतलब क्या हो गया, दीज आर द स्टैंडर्ड एपीआई। जो जावा की स्टैंडर्ड एपीआई है उनके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अगर ये रिक्वायर्ड होगी कहीं पर तो वो इसी लेवल पे जाके अटैच्ड होगी। और इसके अटैचमेंट के बाद यहाँ पर जेवीएम का पावर है कि वो बाइट कोड को रीड कर पाता है, एग्जीक्यूट कर पाता है। अब यहाँ जाके आपको मिल जाएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्योंकि सब कुछ बाइनरी इंस्ट्रक्शन के रूप में आ चुका है। मतलब जब जेवीएम प्रोसेस करता है तो ये बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन इक्विवेलेंट कोड में, और फिर मशीन कोड को तो आप कहीं भी एग्जीक्यूट कर लो। दुनिया की सारी मशीन जो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है उसको सीधे रन कर सकती है। एंड नाउ यू विल हैव द रिजल्ट्स, सीधे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोसेस है पूरा जावा के प्रोग्राम को चलाने का। सोर्स फाइल, देन जावा सी कंपाइलर, एरर होगी तो यहाँ एक बार शो हो जाएगी सिंटेक्स एरर, एरर फ्री प्रोग्राम है, then it will convert this program into byte code. Byte code is our platform independent code and your converted file is test.class. So test.java will be translated into test.class. Then this will be transferred to Java interpreter, that is JVM, Java virtual machine. ये ट्रांसलेशन करेगा, लिंकिंग लोडिंग करेगा, एंड फाइनली इट विल जनरेट वन बाइनरी कोड, और सीधे उस कोड को एग्जीक्यूट कर दो, रिजल्ट ले लो। सो दिस विल बी द एंटायर प्रोसेस। जावा के किसी प्रोग्राम को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो ये कंप्लीट हमारी प्रोसेस होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर दिन आपको यही करना है। आप जावा प्रोग्राम बना रहे हो, उसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो हर दिन आपको यही काम करना है लगातार। हाँ, अभी सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा मैं जावा के इंस्टॉलेशन की,
और बेसिक नोटपैड के साथ हम उसको क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ये बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। फिर हम समझेंगे जावा के पहले प्रोग्राम को, जो कि आज हमने लिखा था ना, अभी समझा नहीं है, अलग से पूरा एक सेपरेट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि कई बार पूरी जावा पढ़ने के बाद भी वो जो 2 लाइनें प्रोग्राम की देखी थी ना हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको डिटेल में बात करेंगे। फिर हमारी एक्चुअल फॉर्मल जर्नी हमारी कोडिंग की शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।